हेलो। ठीक। चलिए, आ जाइए स्टूडेंट सभी लोग। एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है, फिर हम स्टार्ट करें सेशन आज का। अभिषेक नमस्ते बेटा जी। एक बार अभिषेक सिर्फ इतना बता दो, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, साउंड बराबर सुनाई दे रहा है? ठीक है। तो लास्ट टाइम ने हमने जहां से क्विट किया था वहीं से शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर के बारे में जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा एग्रीकल्चर का माइलस्टोन पढ़ते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। इसके बारे में आप मेरे से भी ज़्यादा बेहतर अच्छे से जानते हो। नमस्ते बेटा जी स्वाति। कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये शब्द किसने दिया था? विलियम गॉड ने दिया था। हरित क्रांति का पिता किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहते हैं? तो वो भी आपको पता है, एम.एस. स्वामीनाथन, जिनकी 23 में डेथ हुई, तमिलनाडु से थे वो। ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो ट्रेडिशनल क्रॉप हैं गेहूं और चावल, इनके प्रोडक्शन में जो है वृद्धि दर्ज कराई। मतलब कुल मिला के ये चीज़ें आपको पता हैं, ठीक है स्टूडेंट। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन 1983 से 84 इसमें शुरू हुई थी। जो आपको छोटी सी चीज़ याद रखना है, दरअसल में हुआ क्या था कि ग्रीन रेवोल्यूशन में सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, हरित क्रांति में, बस ग्रीन रेवोल्यूशन में रसायनों की एंट्री हो गई थी। मतलब खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ केमिकल्स यूज होने लगे थे जरूरत से ज़्यादा मात्रा में। जैसे आप जानते भी उनके बारे में, जैसे आपने सुना होगा यूरिया, आपने सुना होगा डीएपी, आपने सुना होगा डीडीटी, आपने सुना होगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, आपने सुना होगा गैमेक्सिन। तो इस तरह के जो ये केमिकल्स हैं, इस तरह के जो ये रसायन हैं, ये एग्रीकल्चर में ज़्यादा यूज़ होने लगे थे, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीमेंट होने लगा था, सॉइल की जो उर्वरता है उसमें कमी आने लगी थी। इसलिए सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन को शुरू किया गया इस सन में, जिसमें यह बोला गया कि रसायनों का उपयोग करिए लेकिन कम करिए, बस इतनी सी चीज़ है। यहाँ और भी चीज़ें लिखी हैं कि ज़्यादा अनाज का प्रोडक्शन हो वो तभी होगा जब रसायनों का कम इस्तेमाल होगा। मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड्स, इनको जब आप कम से कम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन देंगे। और एग्रीकल्चर की फील्ड में जो फार्मर्स हैं उनको कुछ अलग से एडवांटेज, अलग से कुछ सर्विसेज देने में बातें भी बोली गई। तो ये वन लाइनर फैक्ट है, इसको आपको याद रखना। अब शुरू करते हैं कहानी यहाँ से। जब भी एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की बात आती है तो हमेशा कैनाल सिस्टम या सिंचाई सिस्टम आता है स्टूडेंट। सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास में हम देखें तो एक शासक जिसको नहरों का राजकुमार कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक। उससे पहले भी एक रूलर है जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। उसने सबसे पहले कैनाल सिस्टम की जो है वो प्रिविलेज रखी थी, आधारशिला रखी थी। तो सबसे पहली अगर हम किसी परियोजना को देखते हैं या किसी प्रोजेक्ट को देखते हैं तो स्टूडेंट आप लोगों ने दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा। बिल्कुल सही कहा। और इसी दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट में जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट, वो क्वेश्चन ये रहा। अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनिएगा, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। एग्रीकल्चर पढ़ा रहा हूं, ये पॉइंट कहां से आ गया? तो दरअसल में जैसे दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अमेरिका में जो टेनेंसी नदी थी इसे शोक कहते हैं अमेरिका का। मतलब अमेरिका में जब बाढ़ आती है, टेनेंसी में जब बाढ़ आती है तो अमेरिका के बहुत से सिटी, बहुत सी जो रूरल पॉपुलेशन है उनको अफेक्टेड होना पड़ता है। तो क्या किया जाता है कि जो टेनेंसी नदी है उसमें वाटर फ्लो जब ज़्यादा हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, वाटर फ्लो जब ज़्यादा हो जाता है तो हम डैम बना देते हैं। और डैम बनाकर हम फ्लड मतलब बाढ़ की समस्या पर भी निजात पा लेते हैं और इस बढ़े हुए पानी से बिजली भी पैदा कर लेते हैं। तो ऐसा करने वाला पहला कंट्री अमेरिका है जिसने बाढ़ को मतलब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदला।
तो जो टेनेंसी नदी पहले बाढ़ लाती थी, बहुत सारे डेथ का रीजन बनती थी, बहुत सारा डिसएडवांटेज होता था, अब वही अमेरिका की जो टेनेंसी रिवर है उसमें डैम बना दिया गया, तो उस डैम के पानी को फिर इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर लिया गया। मतलब बाढ़ की समस्या भी खत्म हो गई और इलेक्ट्रिसिटी अलग से मिलने लगी। तो अमेरिका के टेनेंसी प्रोजेक्ट को कॉपी किया 1948 में इंडियन गवर्नमेंट ने और दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट स्टेब्लिश किया था। और जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, अब आप इसको समझिए, ये वर्ड क्यों यूज करते हैं, बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय का मतलब है, जैसे दामोदर रिवर ये है, ये दामोदर रिवर है, ये बहुत ज्यादा तेज से बह रही है, तो क्या किया हमने, इसके मार्ग में एक डैम तैयार कर दिया, बांध बना दिया। अब इस डैम के बनाने से देखिए क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। इस डैम को बनाने से जो ये पानी है, एक कैनाल हमने निकाल दी और वाटर प्यूरिफायर प्लांट बना दिया, मतलब जल शुद्धिकरण का प्लांट बना दिया बाजू से। वहां से पानी शुद्ध होगा और फैक्ट्रीज में या वाटर रिसोर्सेज दूसरी जगह पर पहुंचेगा। एक कैनाल हमने निकाल दिए और यहीं पर एक एक्वा पार्क बना दिया, एसल वर्ल्ड वगैरह बना दिया कि लोग आए और एंजॉय करें उस गोल घेरे में, है ना, वाटर पार्क में। हमने क्या किया, ये एक कैनाल निकाल दी और इस कैनाल को हमने खेतों तक पहुंचा दिया, फील्ड तक पहुंचा दिया। लीजिए स्टूडेंट, तीसरा पर्पस सॉल्व हो गया। जो दामोदर रिवर पहले दिक्कत और परेशानी पैदा कर रही थी, उसी दामोदर रिवर के पानी को रोक के हमने डैम बना दिया और उसी दामोदर रिवर से हमने कैनाल निकाल दी, एक वाटर प्यूरिफायर प्लांट के लिए यूज कर लिया, एक खेतों में भेज दिया तो इरिगेशन सिंचाई होने लगा, एक वाटर पार्क बना दिया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा तो फिर हम इसी पानी के बढ़े हुए लेवल से यदि हम टरबाइन को क्या करें स्टूडेंट, घुमाएं, तो जिससे जनरेटर चलेगा, तो बताइए क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। इसलिए बोलते हैं मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा है एफएसओ में, इसलिए बताया स्टूडेंट कि उस नदी का नाम बताइए जिसको मल्टीपर्पस यूज किया हमने वाटर के डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में। तो याद रखिएगा, ये आपको ऑलरेडी पता भी है, बस मुझे इस वर्ड का मतलब बताना था। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये बहुउद्देशीय मतलब क्या होता है, मल्टीपर्पस का मतलब नहीं समझ में आया। तो अब चीजें आपको शायद क्लियर होंगी। और जब दामोदर नदी घाटी प्रोजेक्ट स्टेब्लिश किया गया है, तो इससे एक केनाल खेतों को भी गई है, मतलब इरिगेशन, एग्रीकल्चर को भी बेनिफिट मिला है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये क्वेश्चन रहा, राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं। राजस्थान में जो टोटल डेजर्ट है, तो वहां पर मरुस्थल है, तो वहां की गंगा किसको कहते हैं। राजस्थान जो टोटल डेजर्ट था, जैसे कि आप इस इमेज में भी देखिए, राजस्थान जो टोटल आपको वो डेजर्ट दिख रहा होगा, उसको हरे भरे राजस्थान में किसने कन्वर्ट करके दिया। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, दरअसल में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, ये वो परियोजना है जिसकी वजह से, या जिस परियोजना को दरअसल में शुरुआत में राजस्थान नहर कहा जाता था, बाद में इसे ये कहा गया, गोविंद वल्लभ पंत ने इसका उद्घाटन किया था। मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना की वजह से जो मरुभूमि राजस्थान था वो एक बार फिर से जीवंत हो उठा, फिर से राजस्थान में जो है वो ज्यादा से ज्यादा वाटर अवेलेबल होने लगा, फिर से राजस्थान में हरियाली आ गई। तो इसको थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान रखना है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन, अब चूंकि लास्ट टाइम में क्वेश्चन देखा था राजस्थान एफएसओ के, तो अब राजस्थान एफएसओ है तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर राजस्थान में एग्रीकल्चर हो रहा है तो कौन सी नहर की बदौलत हो रहा होगा, तो वो ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो लाजमी है ये क्वेश्चन, है ना। क्योंकि राजस्थान डेजर्ट को जो इरिगेशन दे पाया, जो एग्रीकल्चर दे पाया, वो यही प्रोजेक्ट था, तो इसी वजह से उन्होंने इस क्वेश्चन को पूछा था। तो मैंने भी थोड़ा सा वहीं से इंस्पायर होकर ये दो चीजें आपको बताई। अच्छा, जब मैं सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, तब मैंने ये चीज देखी जो ऑलरेडी आपको पता है। आज के समय पे ट्रेडिशनल क्रॉप का जमाना नहीं है। आज के समय पे ट्रेडिशनल क्रॉप के अंदर मन चाहे जीन को इंसर्ट करके हम टर्मिनेटर सीड बना रहे हैं। स्टूडेंट, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि जो बीज होते हैं, जैसे कि आपको इमेज भी दिख रहा होगा, ये बीज दिख रहा होगा, मतलब सीड से प्लांट बनता है,
मतलब पौधा बनता है। और यदि सेम टाइप के पौधे हों, एक ही प्रकार के पौधे हों, तो उसको हम फसल कहते हैं, उसे हम क्रॉप कहते हैं। याद रखिएगा, फसल में और पौधे में ये अंतर होता है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछेंगे, बेटा गेहूं की फसल का मतलब क्या है? सेम टाइप ऑफ गेहूं के प्लांट या सेम टाइप ऑफ वीट प्लांट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कहानी है स्टूडेंट। तो जैसे बीज से फसल बनती है, बिल्कुल इसी तरह से टर्मिनेटर सीड से बनती है ट्रांसजेनिक क्रॉप, मतलब परजीनी फसल। और हमेशा याद रखिएगा, ये जो 3 उदाहरण आप हमेशा पढ़ते हैं, गोल्डन राइस, बीटी बैंगन, बीटी कॉटन, ये तीनों के तीनों दरअसल में कौन सी क्रॉप है स्टूडेंट? ये तीनों के तीनों ट्रांसजेनिक क्रॉप हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैं। और इन्हीं को हम साधारण शब्दों में या सरल भाषा में आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें भी कह देते हैं। मतलब वो देखिए, बीटी कॉटन आपको दिख रहा होगा, ये गोल्डन राइस दिख रहा होगा, ये बीटी ब्रिंजल दिख रहा होगा, तो ये जीएम क्रॉप कहलाती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये जीएम क्रॉप कहलाती हैं। और इन्हीं जीएम क्रॉप्स को हम परजीनी फसलें कह देते हैं स्टूडेंट्स। ऐसी स्टोरी है ये। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सी परजीनी फसल विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स है? आंसर है गोल्डन राइस। ये तो पढ़ा होगा आपने, ठीक है, बहुत बढ़िया अभिषेक। बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिंजेंसिस। में बस इसी चीज पे आने वाला था कि बीटी बैंगन और बीटी कॉटन में बीटी का मतलब क्या होता है, तो अभिषेक ने ऑलरेडी बता ही दिया कि एक बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, बैसिलस थुरिंजेंसिस नाम है, इसी का क्राइवन एसी जीन निकालते हैं और बैंगन के सीड के अंदर या कपास के सीड के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, तो हमको ये दरअसल में इनके सीड मिल जाते हैं और फिर इन्हीं से बीटी बैंगन, बीटी कॉटन जैसी फसलें प्राप्त कर लेते हैं, जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी वाली होती हैं, जो कीट रोधी प्रकृति की होती हैं। ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी पूछ चुका है कि बीटी बैंगन और बीटी कपास जो फसलें हैं, ये कैसी फसलें हैं? तो ये इंसेक्टिसाइडल क्रॉप होती हैं, कीट रोधी प्रकृति की होती हैं, ये ऐसी फसलें होती हैं। मतलब पेस्टिसाइड्स या पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप भी बोल सकते हैं इनको। ये इस तरह से। तो ये तो ऑलरेडी आपको पता है, इसलिए मैं ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर रहा हूं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। हाँ, अब मैं सब्जेक्ट पे यहां से आ रहा हूं स्टूडेंट। मतलब कल की क्लास एकदम बेसिक क्लास, जिसमें थोड़ा सा आपको एग्रीकल्चर के बारे में पता चला कि एग्रीकल्चर का डायमेंशन क्या है, पढ़ना कहाँ से है हमको, एफएसओ में क्या। लेकिन आज हम ऑन टू दी सिलेबस आते हैं। और मैं एक चीज़ फिर से बता दूं, आप लोग एक काम करिएगा, आज जाके खुद यूनिट 5 का सिलेबस देखिएगा, बहुत वाहियात सिलेबस है। उसमें तो कुछ कुछ चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी जिन चीज़ों से, और पुराने क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए। पुराने क्वेश्चन पेपर देखने से ही आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स कि रियल में क्या आना चाहिए। और उसके लिए किसी एक स्टेट का पेपर मत देखिए, 2-4 एफएसओ के पेपर देखिए, उनसे आपको पता चलेगा लेवल का। लेकिन कई बार स्टूडेंट इसी चक्कर में ये गलती कर देता है कि अदर स्टेट के क्वेश्चन पेपर का सिलेबस भी अलग होगा, और एमपीपीएससी ने एफएसओ में अपना अलग सिलेबस दिया है। 17 साल बाद वैकेंसी आई है, जिसको उन्होंने अभी नोटिफिकेशन ही गायब कर दिया। मैं मतलब ये बोल रहा हूं आपसे कि आप लोग सिलेबस को ध्यान में रख के प्रिपरेशन कीजिएगा। और जो पेपर जो आप देख रहे हैं, एक मिनट स्टूडेंट, तो जो सिलेबस है उसको देख के जरूर आप प्रिपरेशन कीजिए। मेरा फिर से वही कहना है, पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के बिल्कुल भी डरने की चीज़ नहीं है कि सर ये तो नहीं बनेगा, पता नहीं क्या क्या पूछते हैं। नया सिलेबस है, बिल्कुल जो पढ़ा रहे हैं उसी के बेसिस पर वो क्वेश्चन देंगे, तो उनको थोड़ा प्रिपेयर रखिएगा। मतलब सिलेबस से गो थ्रू जरूर रहिएगा। अब उसी में आप अगर आप सिलेबस देखेंगे तो लीजिए, मैं भी अब बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा, बिल्कुल ऑन टू दी सिलेबस आ रहा हूँ। एग्रीकल्चर के टाइप्स मांगे उनने हमसे, और इस पे एक क्वेश्चन जरूर होगा, आप किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, वो ये क्वेश्चन पूछते हैं,
तो सबसे पहले एग्रीकल्चर के दो टाइप्स होते हैं या एग्रीकल्चर के दो तरीके होते हैं। एक ऐसी खेती जिसको हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, ऐसी खेती जो शुरुआत से प्रचलित रही है और इंडिया के अलग अलग स्टेट में लोग उसको पार्ट बनाते रहे हैं, उससे जो है प्रोडक्शन लेते रहे हैं, खुद का पेट भरते रहे हैं, दूसरों को बेहतर करते रहे हैं, तो वो कहलाती है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम, मतलब परंपरागत कृषि प्रणाली जो शुरू से चली आ रही है। और दूसरा है आधुनिक कृषि प्रणाली, मतलब मॉडर्न एग्रीकल्चरल सिस्टम। तो ऑलरेडी आपको ये चीज़ तो कंफर्म हो गई स्टूडेंट कि ट्रेडिशनल कौन सी और मॉडर्न कौन सी है। मॉडर्न में मैंने एक भी चीज़ें नहीं बताई आपको, पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इस वाली टाइप से, और इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा या इनसे रिलेटेड कोई फैक्ट जरूर मिल जाएगा। मैं अभी दिखाता हूं आपको बहुत सारी चीज़ें। मेरा पहले तो मन ये है कि आप ये 10 के 10 प्रकार के जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम है इसको आप पढ़ लीजिए, जो भी आपका क्या बोलना चाहिए, आपका मीडियम रहा हो, रेस्पेक्टेबल। सबसे पहले एग्रीकल्चर का जो टाइप्स अगर हम देखेंगे, मैं इसी की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, आज का पूरा सेशन इसी पे बेस है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम मतलब हमारे बाप दादा कौन सी खेती किसानी किया करते थे उसी को हम देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले है ट्रेडिशनल सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसको हम कहते हैं निर्वाह खेती, निर्वाह कृषि। फिर है विस्तृत कृषि मतलब एक्सटेंसिव फार्मिंग, मिक्स्ड एग्रीकल्चर या मिक्स्ड फार्मिंग, फिर है क्रॉप रोटेशन। देन उसके बाद है पंचगव्य एंड जीवामृत, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा होगा और अभी समय भी चल रहा है इसी चीज़ का। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसी को झूम खेती भी कहते हैं या झूम फार्मिंग भी कह देते हैं कई लोग, है ना। फिर होता है वेस्टलैंड फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड टेरेस फार्मिंग। ये वो खेती का टाइप्स हैं जो पुराने समय में बहुत चलते थे। अब बिल्कुल मैं देर नहीं कर रहा हूं, इन्हीं के बारे में एक एक करके डिस्क्रिप्टिव बता रहा हूं, तो चलिए जरा समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले स्टूडेंट है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, और सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब होता है निर्वाह खेती। जरा आप इन सब की शकल देखिए स्टूडेंट, आपको ये कृषि में महारत हासिल किए हुए लोग नहीं दिख रहे होंगे, आपको एग्रीकल्चर इनके घरों में बिल्कुल पैतृक व्यवसाय ही रहा हो ये चीज जरूर दिखेगी। और आप इस चित्र में ये देखेंगे कि इस फैमिली का पूरा खानदान, ये इनकी वाइफ, इनके पिताजी, इनकी पूरी कम्युनिटी, मतलब इस फैमिली के पूरे मेंबर्स आपको ग्राउंड में दिख रहे हैं। और पूरे मेंबर, पूरे फैमिली मेंबर्स ग्राउंड पे आके भी, फील्ड पे आके भी, बैटल फील्ड पे आके भी उतना नहीं उपजा पा रहे हैं जिससे ये अपने रिसोर्सेस फुलफिल कर सकें, बस पेट भर जाए, इसी जद्दोजहद में ये खेती की जाती है। मतलब पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है इस टाइप की खेती में। हालांकि इंडिया में ये खेती सबसे पहले चला करती थी कि पूरे फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते थे, क्योंकि ज़्यादा कोई दूसरे संसाधन नहीं थे, रिसोर्सेस नहीं थे, ज़्यादा अवसर थे नहीं व्यापार व्यवसाय के, तो खेती ही एकमात्र सुगम तरीका दिखता था। तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती थी, और पूरी फैमिली इन्वॉल्व होने के बाद में जो है प्रोडक्शन होता तो था, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, प्रोडक्शन इतना होता था जिससे सिर्फ फैमिली का गुजर बसर हो सकता था, जिससे सिर्फ और सिर्फ फैमिली का पेट भर जाता था। मतलब जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो ऐसा होता था। ये मेन वर्ड सिखा रहा हूं स्टूडेंट कि सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेडिशनल सबसिस्टेंस फार्मिंग है ये एग्रीकल्चर का सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। सबसे पहले लोग इसी टाइप की खेती करते थे। इस खेती में अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करते थे, पूरा का पूरा फैमिली जो है वो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देता था, लेकिन बदले में सिर्फ उनका पेट भरता था। और पेट भरने का सिर्फ मतलब है कि इतना भी प्रोडक्शन नहीं होता था कि वो उसे सेल आउट करके मार्केट से और कुछ ले लें। और इसका रीज़न था कि जो टेक्नोलॉजी थी वो लगभग ना के बतौर थी। और टेक्नोलॉजी ना के बतौर किस लिए थी, ये बात बता रही है ये वाला पॉइंट, कि जो किसान हैं उनके पास में 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि रहा करती थी, जिसको मैंने बताया था मार्जिनल होल्डिंग। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि परसिस्टेंस फार्म, माफी चाहता हूँ, सबसिस्टेंस फार्मिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, क्यों किसान अपने पूरे फैमिली का
लेबर यूज करता था, फिर भी उसको आउटपुट बहुत कम से कम मिलता था, सिर्फ उसका पेट ही भर पाता था। क्यों, कहाँ गलती रह गई? ये है वो गलती, मार्जिनल होल्डिंग, कि खेतों का साइज छोटा था, 1 हेक्टेयर से भी कम साइज था खेतों का, इसी वजह से ज्यादा कुछ उपजता ही नहीं था। तो ये आपसे ड्रॉबैक पूछा जाता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, मार्जिनल होल्डिंग की कमी। यही गलती हो जाती थी। याद रहेगा ये चीज, कि जब पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो एग्रीकल्चर में, फिर भी रिजल्ट या आउटपुट बहुत कम से कम निकले। इसका कारण है कि टेक्नोलॉजी है ही नहीं है, और टेक्नोलॉजी कहाँ से होगी, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, लोग अपने खुद के ट्रेडिशनल तरीके यूज करते थे। लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही रीजन है कि छोटी छोटी भूमि की जोत होती थी, मतलब 1 हेक्टेयर से भी कम साइज होता था। बस इसी वजह से ज़्यादा जो है आउटपुट नहीं मिल पाता था, ज़्यादा फसल की वैल्यू नहीं मिल पाती थी, हाई यील्ड क्रॉप्स नहीं मिल पाती थी। तो पहली चीज स्टूडेंट, सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, मतलब वही मार्जिनल होल्डिंग बताया मैंने, पूरी फैमिली का कंट्रीब्यूशन होता था। मोर फैमिली लेबर इसलिए लग रही है क्योंकि पूरी फैमिली उतर आई। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि लो यील्ड क्रॉप प्रोडक्शन। लेकिन ये लो यील्ड क्रॉप प्रोडक्शन इतनी तो है कि उनका पेट तो भर सकती है, बस, मतलब हमारा और हमारे फैमिली का पेट भर जाए, इसलिए जो खेती की जाती थी वो है निर्वाह खेती। निर्वाह का मतलब ही होता है जिससे मेरे जीवन का निर्वहन हो जाए। परंतु इसी में, इसी खेती की जगह आज के समय पे इस खेती ने ले ली है। जो आप सामने देख रहे हैं वाणिज्यिक खेती, ये इसमें नहीं आती स्टूडेंट। वाणिज्यिक खेती नहीं आती है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम में, बिल्कुल भी नहीं आती। ये यहाँ का पार्ट है, यहाँ का पार्ट है दरअसल में। आधुनिक कृषि प्रणालियों के अंतर्गत आती है कमर्शियल फार्मिंग, वाणिज्यिक खेती। लेकिन यदि आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे, और चूंकि इंटरव्यू पैनल बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मुझे मजबूरी में वो क्वेश्चन रखना पड़ा कि ट्रेडिशनल सबसिस्टेंस फार्मिंग जो पुराने समय में होती थी, आज के समय पे इसकी जगह किसने ली है और कैसे भरपाई करी है, तो आप खुद ही देख के समझ जाएंगे। अब जो है निर्वाह खेती की जगह ले ली है वाणिज्यिक कृषि ने। और वाणिज्यिक कृषि ने कैसे जगह ले ली है, आप अगर इस चित्र को देखें, तो आप अगर इस खेत को देखें तो आपको छोटे छोटे खेत नहीं दिख रहे हैं, आपको बड़े खेत दिख रहे हैं। तो पहली चीज कि जो ट्रेडिशनल सबसिस्टेंस फार्मिंग, उसमें छोटे छोटे खेत थे, स्मॉल। यहां पर आपको जो है छोटे छोटे खेतों को एक बड़ा बना दिया गया है, जिसको हिंदी में कहते हैं चकबंदी, है ना। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, एग्रीकल्चर में मशीनरी का यूज कर रहे हैं। मशीनरी मतलब टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर में स्प्रिंकलर का यूज कर रहे हैं, सिंचाई, इरिगेशन यूज हो रही है, मतलब टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर में जो सीड है उसकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर में सॉइल का मॉइस्चर बराबर है कि नहीं है, सॉइल का पीएच बराबर है कि नहीं है, इसका ध्यान रख रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी। और जो इतनी रिसोर्सेज जुटाएगा वो गरीब तो नहीं हो सकता, वो धनाढ्य होगा, रिच होगा। तो याद रखिएगा, जो ये कमर्शियल फार्मिंग है, आज के समय पे जो कमर्शियल फार्मिंग है, जिनके पास पूंजी ज्यादा है, मतलब जो रईस लोग हैं, जो रिचेस्ट पर्सन हैं, और जो रिचेस्ट पर्सन है ऑब्वियसली सी बात है वही रुपए पैसे के जरिए मशीनरी सिस्टम, मतलब टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करेंगे एग्रीकल्चर में। और यहां विस्तृत कृषि क्षेत्र का मतलब है कि छोटे छोटे मार्जिनल होल्डिंग को हटा दिया जाए और इनके बीच को हटाकर एक बड़ा सा खेत प्रिपेयर कर लिया जाए। तो ऑब्वियसली सी बात है यहां प्रोडक्शन ज्यादा होगा। मतलब वाइड एग्रीकल्चरल एरिया, ये है वाइड एग्रीकल्चर एरिया। लेकिन सबसिस्टेंस फार्मिंग में इस वाले एरिया में एग्रीकल्चर होता है, इसलिए प्रोडक्शन कम आता है। यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा। यहाँ प्रोडक्शन इसलिए भी ज़्यादा आएगा क्योंकि रिच लोग खेती कर रहे हैं, तो वो मशीनरी सिस्टम को या टेक्नोलॉजी सिस्टम को ऐड करेंगे। लीजिए स्टूडेंट, आपसे लाइफ में अगर कभी कोई पूछे कि निर्वाह खेती में और वाणिज्यिक खेती में क्या अंतर है, यहाँ लिखा हुआ है 3 लाइन में आंसर।
कि जो कमर्शियल फार्मिंग होती है वो वाइड एग्रीकल्चर एरिया में की जाती है, रिचेस्ट पर्सन के जरिए, जिसको मोर कैपिटल बोल सकते हैं हम, और मशीनरी का या टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता है। जबकि तीनों ही चीजों की लैक वहां हमने देखी थी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में। याद रहेगी ये चीज, ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में पूछी गई चीज है, इसलिए मैंने एग्जैक्टली बिल्कुल बीच में इसको डाल के बताया। अब फिर वहीं लौटते हैं स्टूडेंट जहां हम थे, मुझे जो पढ़ाना था। जैसे मुझे क्या पढ़ाना था स्टूडेंट, मुझे पढ़ाना था कि सबसे पहली हो गई स्टूडेंट ये ट्रेडिशनल सबसिस्टेंस फार्मिंग हो गई, फिर उसके बाद में ये विस्तृत खेती मतलब एक्सटेंसिव फार्मिंग। अब भी मैंने बताया एक्सटेंसिव फार्मिंग दरअसल में ये यहाँ चलती है, रईस लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं, है ना, और वो इसके बदले यूज़ होती है। तो अब हम सीधे सीधे कहाँ पहुँचते हैं स्टूडेंट, अब हम सीधे आगे पहुँचते हैं, मतलब अब हम जितनी भी एग्रीकल्चर की बात करेंगे ये सब ट्रेडिशनल वाली करेंगे, सब ट्रेडिशनल। तो तीसरा जो है, जो आप मेरे से भी बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने कई बार इस चीज़ को पढ़ा होगा कि जो जंगलों में जो खेत होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा एमपी में जो बैगा ट्राइब्स है और एक और कोई ट्राइब्स है, वो इस तरह का एग्रीकल्चर करते हैं जिसको हम शिफ्ट फार्मिंग कहते हैं, जिसको हम झूम खेती कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जंगलों में जो पेड़ होते हैं स्पेशली सूखे वगैरह, या जनरली पेड़ों की भी बात नहीं कर रहे, जो नीचे जो चारा वारा होता है उसमें आग लगा दी जाती है। आग लगा दी गई तो जो जंगल, आप जैसे देखिए स्टूडेंट, ये पेड़ों पे आग नहीं लगाते हैं, ये थोड़ा गलत हमको बताया गया है, या उन पेड़ों में आग लगाते हैं जो सूखे होते हैं। अरे भाई, जलते पेड़ों में आग क्यों लगाई जाएगी, सूखे पेड़ या फिर जो चारा नीचे होता है उसमें आग लगाई जाती है। तो देखिए एक कम आपको एक बहुत बड़ा रेंज दिखने को मिल गई, और यहां पर जब आग जलती है तो राख बनेगी, यही राख फर्टिलिटी देगी, यही राख जो है, ऐस जो है, ये हमको क्या देगी, बहुत सारे आउटपुट देगी जब हम सीड को डालेंगे। तो मतलब जो शिफ्ट फार्मिंग में सॉइल का काम है वो जलाने वाली राख करती है। और अक्सर करके ट्राइबल एरिया में तो शिफ्ट फार्मिंग चलती ही है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जो पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्य हैं, है ना, जैसे अभी हम देखेंगे उनके बारे में, जैसे आप देखिए असम है, मिजोरम है, मणिपुर है, ये आप मेरे से बेहतर जानते हो, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, है ना, जिनमें से कुछ को सेवन सिस्टर भी बोलते हैं, वहाँ अक्सर करके ये फ्लैश एंड बर्न फार्मिंग चलती है, झूम खेती चलती है, जिसको शिफ्ट फार्मिंग कहा जाता है। तो इसमें बस करना कुछ नहीं होता, जंगलों में जो पेड़ वगैरह होते हैं इनको काट करना होता है, कट करने के बाद जब ये राख वगैरह हो जाती है तब यहाँ पर क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर की जाती है। 2 से 3 बार हम वहाँ क्रॉप लेते हैं, मतलब जो भी ट्राइब्स होती हैं, जो भी लोग होते हैं, और 2 से 3 बार लेने के बाद जो ऐस होती है, जो राख होती है, उस राख से न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से मिल चुके हैं क्रॉप को। तो अब चौथी बार में यदि आप वहाँ एग्रीकल्चर करोगे तो ज़्यादा आउटपुट नहीं होगा। इस बात को ट्राइब कम्युनिटी समझती है, इस बात को ये स्टेट के लोग समझते हैं, इसलिए 2 से 3 या 3 से 4 बार फसल लेने के बाद ये अगले एरिया की तरफ चल पड़ते हैं, मतलब यहाँ के बाद अब ये और आगे शिफ्ट हो जाएंगे। इसको कहते हैं शिफ्ट फार्मिंग। तो एक बार एक जो ऐस है या राख है उसने न्यूट्रिएंट्स दे दिए हैं, तो फिर अगली बार 2 से 3 बार आप उस ऐस से न्यूट्रिएंट्स ले पाएंगे क्रॉप में। और जैसे ही आपने 2-3 बार अगर फसल ले ली उस पर्टिकुलर स्पॉट से, फिर आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं बचेंगे उस ऐस में या राख में, तब आपको फिर से इस प्रोसीजर को अपनाना पड़ेगा कि फिर से आपको जंगलों में आग लगानी पड़ेगी, फिर से उस राख को आपको क्या बनाना होगा, सॉइल बनाना होगा, फिर से सीड डालने होंगे, मतलब एग्रीकल्चर करना होगा। तो ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि शिफ्ट फार्मिंग क्या कहलाई, है ना, कौन करता है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन जो मुझे चीजें बतानी है वो 2-3 चीजें एकदम क्लियर बतानी है। अब आप ध्यान से सुनिए, इस वे को और इस चीज को आपको रटना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि एफएसओ में एक क्वेश्चन बिल्कुल सॉलिड है आपको कि कहाँ की शिफ्ट फार्मिंग को कहाँ क्या बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, मणिपुर में इसको पामलू कहते हैं शिफ्ट फार्मिंग को, छत्तीसगढ़ में और स्पेशली छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इसको दीपा कहते हैं, और अंडमान के जो कम्युनिटी है वो भी इस शिफ्ट फार्मिंग को दीपा कहती हैं। मैक्सिको में इसको कर्तन दहन कहा जाता है। यहाँ कर्तन का मतलब आग, दहन का मतलब है ज्वाला।
मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहते हैं, वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं, ब्राजील में रोका कहते हैं और वियतनाम में रे कहते हैं। ये आए हुए क्वेश्चन है, रोका और रे, थोड़ा याद रखिएगा। और अगर मध्य अफ्रीका में मसोले कहते हैं स्विफ्ट फार्मिंग को, तो जरा देख लीजिए मध्य अमेरिका में मिल्पा भी कहते हैं। ये दो थोड़ी से कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं स्टूडेंट को, कि मिडिल अमेरिका में, अच्छे से देखिए वो अमेरिका लिखा हुआ है, मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं और यहाँ मध्य अफ्रीका में मसोले कहते हैं। मतलब ये अफ्रीका लिखा हुआ है और ये अमेरिका लिखा हुआ है, याद रहेगी ये चीज। मैक्सिको मतलब अमेरिका, करतन दहन वो तो बन जाएगा आपसे। मतलब इस चीज को थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ये आती हैं एग्जाम में पूछते हैं ये। अब जो मुझे सिखाना है आपको स्टूडेंट, वो ये चीज सिखानी है। कई बार लोग इसको समझ लेते हैं कि ये है दरअसल में शिफ्ट फार्मिंग। ये शिफ्ट फार्मिंग नहीं है, ये टेरेस फार्मिंग है, ये सीढ़ी नुमा खेती है। और जनरली जो सीढ़ी नुमा खेती है ये यहां की जाती है। 1, 2 एंड 3, ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, सिर्फ इंटरव्यू में पूछते हैं, बाकी कहीं कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। कि जो टेरेस फार्मिंग होती है, याद रखिएगा, ये माउंटेन रीजन में, हिली रीजन में और स्लोपिंग एरियाज में, इन 3 जगहों पर क्या किया जाता है। आप खुद देखिए, जो भूमि होती है उसको कट करके इस तरह के स्लोप बना लिए जाते हैं। ये इस तरह के स्लोप बना लिए जाते हैं, इस तरह की ढलान बना ली जाती है, ये इस तरह से। ये किया क्यों जाता है? ताकि सॉइल इरोजन कम हो, मिट्टी का अपर्दन कम हो, मिट्टी का कटाव कम हो। क्योंकि यदि स्लोप होगा, ये इस तरह से स्लोप होगा, तो पानी गिरेगा तो जो उपजाऊ मिट्टी है वो पानी के साथ में सीधे नीचे आ जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसे होने से थोड़ा सा जो उपजाऊ मिट्टी है वो यहाँ से हो सकता है यहाँ आए तो यहाँ आए। मतलब कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए और वाटर की अवेलेबिलिटी बनी रहे। तो याद रखिएगा, कई बार इसको लोग समझ लेते हैं कि ये दरअसल में शिफ्ट फार्मिंग है, जबकि शिफ्ट फार्मिंग नहीं, ये टेरेस फार्मिंग है। कहाँ की जाती है टेरेस फार्मिंग? ये 3 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। और जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपसे शिफ्ट फार्मिंग से ही क्वेश्चन पूछेंगे, इसी से क्वेश्चन पूछेंगे, ये यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। और आपसे वो जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मुझे उम्मीद है आप सब बना लोगे। ये भी है क्योंकि एग्रीकल्चर ऐसा कुछ भी अलग से नहीं है कि जो आपको मेरे को बताना पड़े, बस कुछ कुछ चीजें जो मैं आपको फोकस करा रहा हूं उनको आपको ध्यान रखना है। आज के समय पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आया है कि किसान जो हैं वो क्रॉप का प्रोडक्शन करें, ठीक है, वो अनाज का उत्पादन करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ में वो एनिमल हस्बेंड्री भी करें। तो सबसे पहले यही चीज डेफिनेशन में कैसे पूछेंगे आपसे, उस खेती को क्या कहते हैं जिसमें खाद्यान्न उत्पादन के साथ पशुपालन किया जाता है? आंसर आपके सामने है, मिक्स्ड एग्रीकल्चर। ऐसी खेती जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन के साथ में एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्म और एक और चीज अब इसमें ऐड हो गई है स्टूडेंट, बागवानी, हॉर्टिकल्चर, यही है मिक्स्ड फार्मिंग। याद रहेगा ये चीज? अच्छा, अब आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं, इंटरव्यू में मिक्स्ड फार्मिंग का मेन पर्पस क्या है, क्यों करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग? तो मिक्स्ड फार्मिंग करने का मेन पर्पस ये है कि मान लो कभी खाद्यान्न का उत्पादन नहीं हुआ तो आपकी लाइफ जो है निर्वहित हो पाए पशुपालन, मुर्गी पालन और बागवानी के जरिए। मतलब पहला वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जोखिम कम। अकबर के माफी चाहता हूं, बाबर के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोग पढ़ते होंगे कि एक कुशल सेना नायक बाबर की जीत का सबसे पहला पहलू है कि सार्जेंट है, लेकिन बहुत बेहतर सार्जेंट है। फिर उसके बाद वो तुगलमा युद्ध नीति और वो सब आप वो सेकेंडरी, मेन चीज जो है वो ये है कि कभी भी अगर एक डैमेज होता है तो दूसरे से आपको इनपुट मिलता रहे, मतलब जोखिम को कम करना। और दूसरी चीज, मान लो क्रॉप का प्रोडक्शन भी हो रहा है, दूध भी मिल रहा है,
अंडे भी मिल रहे हैं, फ्रूट और सैलड वगैरह भी मिल रही हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी। ये दो वर्ड आपको तोते की तरह अपने माइंड में रखने हैं, मुंह पे रखने हैं स्टूडेंट, कि कभी आपसे यदि कोई पूछे कि बताइए जरा मिक्स्ड फार्मिंग का मेन एम क्या है, मेन थीम क्या है, मेन पर्पस क्या है, सिर्फ यदि दो वर्ड बोल के आपने चुप हो जाना है। वो आपसे आगे कुछ नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा वो आपसे आगे, क्योंकि इन दो वर्डों में साफ साफ चीजें क्लियर हो जाती हैं। कौन कौन सी चीजें? कि लो रिस्क है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डाइवर्स प्रोडक्शन, कि आपको मीट भी मिल रहा है, आपको एग भी मिल रहा है, आपको क्रॉप भी मिल रही है, आपको दूध भी मिल रहा है। ये है स्टूडेंट दरअसल में मिक्स्ड फार्मिंग का मेन पर्पस। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चरल के वेटेज को एनिमल हस्बेंड्री द्वारा थोड़ा सा कम करने की कोशिश करना। तो बाकी वही चीजें, इसमें ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं होंगी चीज़ें, मतलब पूछी जाएंगी, बिल्कुल बेसिक। अब एक ये है स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते होंगे है ना कि फसल चक्रण, कई बार आप लोग पढ़ते होंगे। फसल चक्रण का मतलब क्या है? क्रॉप रोटेशन, है ना। लेकिन इसी क्रॉप रोटेशन में सबसे पहले आपने ये सुना होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो वीट का और राइस का जो फील्ड होता है, या गेहूं और चावल का जो खेत होता है, इन दोनों फसलों को ग्रो अप होने के लिए ये चीज चाहिए होती है। गेहूं और चावल को ग्रो होने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होती है, और ये नाइट्रोजन भी इस फॉर्म में चाहिए होती है। इसलिए डाला जाता है स्टूडेंट खेतों में यूरिया। यूरिया डालने का पर्पस क्या है? यूरिया डालने का पर्पस ये है कि जब आप खेतों में यूरिया डालते हैं तो यूरिया नाइट्रेट अवेलेबल कराता है सॉइल को, और सॉइल को नाइट्रेट अवेलेबल हुई तो फिर गेहूं और चावल के जो रूट होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं नाइट्रेट को, और नाइट्रेट में से नाइट्रोजन को यूज करके खुद का जल्दी से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती जाती हैं। अब पुराने समय में यूरिया तो था नहीं, तो कहां से आता नाइट्रेट? तो जो आपने बचपन से पढ़ रखा है वहां से आता नाइट्रेट, कि जो गेहूं और चावल होते हैं इनके साथ में लेग्युमिनस कुल की फसलों को इम्प्लांट किया जाता था। मतलब ये सामान्य फसलें, यहां सामान्य फसलों का मतलब है वीट प्लस राइस, इन फसलों के साथ में लेग्युमिनस क्रॉप ग्रो अप की जाती थी। अब आप बोलेंगे सर ऐसा करने से क्या पर्पस है? अरे भाई, जैसे गेहूं हो गया, मतलब वीट हो गया, इसके साथ में चना या मटर, ये लेग्युमिनस क्रॉप है, इनको ग्रो करते थे। और जो ये लेग्युमिनस क्रॉप हैं, इन्हीं के दरअसल में रूट में एक बैक्टीरिया होता था जिसका नाम अभिषेक ने बहुत पहले लिख दिया है, राइजोबियम। और यही राइजोबियम जो है ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता था। मतलब गेहूं के साथ में लेग्युमिनस प्लांट को यदि आप ग्रो अप कराते हैं तो आपको अलग से यूरिया डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो काम यूरिया पैसे दे के कराता है फील्ड में, वही काम फ्री में गेहूं की फसल के साथ चना और मटर कर देते हैं। चना और मटर नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में 78% है, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं राइजोबियम की हेल्प से। और जैसे ही राइजोबियम ने नाइट्रेट बनाया, वो सॉइल में स्प्रेड हो गया, और उसी सॉइल में तो गेहूं की रूट भी है, तो गेहूं की रूट जो है वो सॉइल में से नाइट्रोजन को लेंगी और जल्दी से डेवलपमेंट होता चलेगा। ये है स्टूडेंट कहानी। तो याद रखिएगा आप, क्रॉप रोटेशन में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन वो यही पूछेंगे कि सामान्य फसलों के साथ में नॉर्मल क्रॉप के साथ या ट्रेडिशनल क्रॉप के साथ कौन सी क्रॉप को यहां बोया जाता था या यहां पर कल्टीवेट किया जाता था। याद रहेगा ये चीज? तो आंसर है लेग्युमिनस, क्योंकि लेग्युमिनस जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको पता चल गया कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ये है कहानी स्टूडेंट। एमपीपीएससी मेंस में जो यूनिट 1 है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग है,
तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम ये पढ़ते हैं कि जो गाय का दूध होता है, गाय के दूध से बनता है दही, और गाय के दूध से घी भी बनता है। आंख खोल के अच्छे से देख लीजिए, मैंने 3 दुग्ध उत्पादों के नाम लिखे, मैंने 2 दुग्ध उत्पादों के नाम लिखे हैं। एक दुग्ध दुग्ध हो गया एक, लेकिन दुग्ध उत्पाद, तो दूध से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं? घी बनता है और दही बनता है। तो ये इंटरव्यू में पूछी गई भी चीज है। लोग इसमें दूध को भी शामिल कर रहे थे। अरे दुग्ध उत्पाद में दूध है वो तो ठीक है, लेकिन दूध से जो बनता है वो है दही और वो घी है। इस पे बहस भी हो चुकी है, लेकिन फाइनल वही आंसर कंक्लूड है कि दुग्ध प्रोडक्ट क्या है? जो दुग्ध की हेल्प से बने। तो याद रखिएगा, हम पढ़ने वाले हैं पंचगव्य। तो पंचगव्य में जो दुग्ध उत्पाद है वो घी और दही है, दूध नहीं, क्योंकि दूध से तो बना है दरअसल में। याद रहेगा ये चीज? तो 3 चीजें मैंने बताई आपको। दूध से क्या बनता है? दही। दूध से क्या बनता है? घी। मतलब टोटल अब 3 चीजें हो गई। और इसी में जो गाय का वेस्टेज होता है, जो बोलते हैं कि सनातन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, अब उस पर अपन जाते नहीं है क्योंकि एक नया डिबेट शुरू हो जाएगा। तो एक तो गाय का गोबर जिसको काउडंग कहते हैं, और दूसरी गाय की यूरिन जो होती है। तो टोटल हो गई 5 चीजें। इसमें से 2 जो है मिल्क प्रोडक्ट हैं, दूध के उत्पाद हैं। 2 जो हैं दो जो हैं वो काऊ के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, है ना, जैसे गोबर हो गया और यूरिन हो गया। और दूध जो है वो न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है। मतलब टोटल 5 चीजें हैं। बस कहानी खत्म हो गई। इन्हीं 5 चीजों को मिलाकर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति खेती कराने को भी बोला करती थी पुराने समय में। और इन 5 चीजों की हेल्प से जो विषय वस्तु तैयार होती थी वो दरअसल में जैविक उर्वरक के जैसे काम आती थी। दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र को मिलाकर जो चीज बनती थी वो ऐसे भी काम आती थी और कुछ हानिकारक कीटों को मारने के भी काम आती थी। तो फर्टिलाइजर के रूप में ये 5 चीजें जब इम्पैक्ट डालती थी तो इससे कृषि की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती थी। और ये जो है ये इंसेक्टों को भी मारती थी, जिस वजह से जो प्लांट हैं वो हमेशा हष्ट पुष्ट रहते थे। मतलब पंचगव्य जो है ये कृषि में गाय की मदद से 5 चीजों को मिलाकर बनाया जाता था, जो उर्वरक के जैसे भी काम करता था और कीटनाशक के जैसे भी काम करता था। क्योंकि इसी के कारण पौधों को कीड़े नहीं लगते थे, तो पौधों को कभी कोई उपचार की जरूरत नहीं पड़ती थी, ना बैक्टीरियल, ना वायरल, ना प्रोटोजोअल, ना फंगल। और पौधे जो हैं बहुत तेजी से बढ़ते थे। क्यों? क्योंकि उर्वरता बढ़ाता था, ये उर्वरक था, जैव उर्वरक था ये। तो आपसे अगर कभी कोई पूछे कि पंचगव्य क्या है, तो पहला वर्ड आपको उसके मुंह पे मारना है कि जैविक उर्वरक हैं, बायो फर्टिलाइजर हैं, बायो पेस्टिसाइड्स हैं। मतलब जैव उर्वरक हैं और जैव कीटनाशक है पंचगव्य। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और पेस्ट रेजिस्टेंट होती है क्रॉप। इतना ही आपसे पूछा जाएगा कि पंचगव्य चिकित्सा में कौन सी विषय वस्तु नहीं है। अच्छे से देख लीजिए कौन सी विषय वस्तु नहीं है। दूध है, दही है, घी है, गोबर है, मूत्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन स्टूडेंट फंसते कहां हैं? स्टूडेंट फंसते हैं जब पूछ लेते हैं जीवामृत किसे कहते हैं। जीवामृत जो होता है वो भी अच्छे से देख लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, लेकिन वो किस फॉर्म में है? यहां ये वर्ड आपको याद रखना है। मतलब एक्वेटिक बायोफर्टिलाइजर है, जैव तरल उर्वरक है। ये उर्वरक तो है, जैव उर्वरक तो है, साथ ही साथ में जैव कीटनाशक भी है। कौन? पंचामृत, सॉरी पंचामृत कह रहा हूं यार, पंचगव्य। लेकिन जो जीवामृत होता है, जीवामृत, ये जो वर्ड लिखा जीवामृत, याद रखिएगा जीवामृत के लिए पहली लाइन ये है कि लिक्विड फॉर्म में होता है और ये बायो फर्टिलाइजर है। अब बनता कैसे है? तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है फर्मेंटेशन। कहानी खत्म कर दी आपने। अगर इंटरव्यू में कोई पूछा व्हाट इज जीवामृत और आपने कहा किण्वन प्रक्रिया से तैयार, आपसे वो आगे नहीं पूछना चाहते कुछ भी फिर, क्योंकि आपने आंसर वहीं क्लियर कर दिया।
कुछ गिने चुने लोग होंगे मतलब इंटरव्यू पैनल पे, वो जानने के उत्सुक होंगे कि बेटा चलो मेन चीज़ आपने बता दी, अब बताओ जरा कौन कौन सी चीज़ों को किण्वित करेंगे, कौन सी चीज़ों को ऑक्सीजन के एब्सेंस में सड़ाएंगे। तब यहाँ से कहानी शुरू हो रही है। गाय का गोबर, यहाँ भी सेम है गाय का गोबर। मूत्र, यहाँ भी सेम है मूत्र। लेकिन जो चीज़ पंचगव्य को जीवामृत से डिफरेंट करती हैं, वो उन पे मैं अलग से गोला लगा दे रहा हूँ, ब्लू कलर में लगा रहा हूँ। गुड़ और बेसन और पानी, तीन चीजें हैं स्टूडेंट। गुड़ है, बेसन है, पानी है। गुड़ मतलब इक्षु शर्करा, सुक्रोज। बेसन मतलब प्रोटीन। पानी मतलब समझ जाओ, लेकिन पानी का मतलब सिर्फ इतना कि ये सारी विषय वस्तु में सॉलिड जो वो भीग जाए, बस ज़्यादा ऊपर तक नहीं, सिर्फ ये चीज़ों को भिगोने के लिए। और फिर इन्हीं चीज़ों को, गोबर को, यूरिन को, गुड़ को और बेसन को और वाटर को, मतलब इन सभी चीज़ों को मिलाकर हम क्या कर देंगे, बंद कंटेनर में रख देंगे, अपने आप ये सड़ जाएगा। लीजिए तैयार हो गया बायो फर्टिलाइजर, एक्वाटिक, तरल। खेतों में स्प्रेड कर दीजिए, फर्टिलिटी बढ़ेगी। लेकिन यदि बायो फर्टिलाइजर के अलावा आपको बायो पेस्टिसाइड्स प्रॉपर्टी चाहिए तो आप पंचगव्य यूज कीजिए। ये चल रहा है आजकल। तो अगर कभी क्वेश्चन बना यहां से तो इन्हीं की विषय वस्तुओं में क्वेश्चन बनेगा। एक बार आप लोग नेट पे जरा क्वांटिटी भी चेक करिएगा तो क्वांटिटी पाएंगे कि हर स्लाइड जो खुल रही है उसमें अलग अलग क्वांटिटी बता रही हैं। इसलिए मैंने इस पर क्वांटिटी नहीं लिखी स्टूडेंट, नहीं तो मेरा मन था कि मैं इसमें क्वांटिटी भी लिखूं, लेकिन हर स्लाइड अलग अलग क्वांटिटी बता रही, तो मैंने कहा भाई रहने देते हैं, स्टूडेंट के ऊपर ही छोड़ते हैं, वो जिससे रेफर करेंगे उसी को मान लेंगे। जैविक खेती क्या होती है? जैविक खेती, तो जैविक खेती वह खेती होती है जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर जैसे यूरिया और डीएपी, केमिकल फर्टिलाइजर, माफी चाहता हूं, केमिकल पेस्टिसाइड्स जैसे डीडीटी, केमिकल वीडीसाइड जैसे आइसोप्रोट्रॉन, है ना। ऐसी खेती जिसमें इन तीनों को एक शब्द में हम रसायन बोलते हैं। तो ऐसी खेती जिसमें रसायनों का उपयोग ना किया जाए जैविक खेती कहलाती है। क्या यह सही स्टेटमेंट है? बताइए जरा जल्दी से। ऐसी खेती जिसमें रसायनों का इस्तेमाल ना किया जाए, क्या ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है? अगर आप सही कह रहे हैं तो आप गलत हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती का मतलब होता है ऐसी खेती जिसमें रसायनों का प्रयोग किया जाए लेकिन एट अ वेरी लेस, बहुत कम मात्रा में। बहुत कम मात्रा में हमको रसायनों का उपयोग करना है और इनके बजाय, रासायनिक उर्वरक के बजाय हमको बायो फर्टिलाइजर यूज करने हैं। केमिकल पेस्टिसाइड्स के बजाय हमको जैव कीटनाशक यूज करने हैं और रासायनिक खरपतवारनाशी की बजाय जैव खरपतवारनाशी यूज करने हैं। ये है कहानी स्टूडेंट, याद रहेगा ये चीज। तो ऐसी खेती मैं यहां साफ साफ साइड में लिख रहा हूं जिसमें आपको एकदम क्लियर रहे, क्योंकि कई बार मेरे से ये चीज लोग पूछते हैं और फिर परेशान होते हैं। अगर कभी आपसे लाइफ में कोई पूछे कि जैविक खेती किसे कहते हैं, तो ऐसी खेती जिसमें केमिकल्स का या रसायनों का कमतर, कमतर का मतलब होता है वेरी लेस, बहुत कम, एट अ वेरी लेस यूजेस ऑफ केमिकल्स इन फार्मिंग, रसायनों का कम से कम इस्तेमाल और इन रसायनों की बजाय इनका 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 इस्तेमाल किया जाए, ये कहलाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये कहलाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग।
अब जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ते हैं तो यही डेफिनेशन जो मैंने आपको वहाँ समझाई, यही डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है। लेकिन इस डेफिनेशन में भी मैंने एक चीज़ जो गलत लिखी है वो आपको पहचाननी है। तो अब मुझे लगता है कि आप इस में से वो डेफिनेशन को पहचान जाएंगे या उस वर्ड को निकाल लेंगे कि ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें केमिकल्स की एंट्री ना के बतौर या बहुत कम हो और दूसरे चीज़ों की एंट्री होती है। अब दूसरे चीज़ों की एंट्री क्या होती है, मैं आपको सीधे परेशान नहीं करता, सीधे सीधे आपको 3 वर्ड बताता हूँ स्टूडेंट। ये जैविक खेती के मेन पिलर होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में या जैविक खेती में हम रासायनिक उर्वरकों का मतलब यूरिया का और डीएपी का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि यूरिया के सब्स्टिट्यूट के बदले में हम कंपोस्टिंग मैन्योर यूज़ करते हैं और डीएपी के सब्स्टिट्यूट के बदले में हम वर्मी कंपोस्टिंग मैन्योर यूज़ करते हैं। लीजिए, इतनी सी कहानी है स्टूडेंट। मतलब आपसे कोई पूछे कि जैविक खेती में कौन कौन सी खादें यूज़ करते हैं, 3 टाइप की मैन्योर यूज़ करते हैं, 3 टाइप की खाद यूज़ करते हैं। सबसे पहली है कंपोस्टिंग, दूसरी है वर्मी कंपोस्टिंग और तीसरी है ग्रीन मैन्योर, हरी खाद। ये तीनों जैविक खेती में हमारे दादा परदादा यूज़ किया करते थे। यदि पौधे को बहुत तेज़ी से वृद्धि कराना है, गेहूं और चावल को तेज़ी से बढ़ाना होता है हमको, तो हम यूरिया की बजाय शुरुआत में खेतों में कंपोस्टिंग मैन्योर डाला करते थे। इसके लिए हमको क्या करना होता था, फल और सब्जियों के हम अवशेष लिया करते थे, मतलब ये चीज़ लेते थे, फिर एक बंद गड्ढे में हम डाल देते थे या बंद चीज़ में हम डाल देते, जिसको आज के समय पर गोबर गैस प्लांट बोलते हैं। तो बंद गड्ढे में कार्बनिक अपशिष्ट डाला, ऊपर से गड्ढे को ढक दिया। गड्ढे को ढकने पर उसमें फंगस अपने आप आ जाती थी, कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया आ जाते थे जो इस कार्बनिक पदार्थ को, मतलब इस ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है, इसको रॉट करते थे, इसको सड़ाते थे और लीजिए फिर बन जाती थी हमारे पास में ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर, इसी को कंपोस्टिंग मैन्योर कहते थे। मतलब हमने फल और सब्जियों के छिलके लिए एक गड्ढे में डाल दिया, ऊपर से हमने ढक दिया गड्ढे को, लगभग 2 से 3 महीने तक गड्ढा बंद है, तो ये सब्जियां जो हैं, जो फल और सब्जियों के छिलके जो हैं, ये सड़ेंगे अपने आप। और जब हम 3 महीने बाद ढक्कन हटाएंगे तो सड़ने के बाद जो ऑब्जेक्ट बचेगा वही तो दरअसल में कंपोस्टिंग मैन्योर होगा। और फिर इस कंपोस्टिंग मैन्योर को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, उठाएंगे और खेतों में इसको बिखरा देंगे। तो जब कंपोस्टिंग मैन्योर को आप खेतों में बिखराओगे तो फिर आपको अलग से यूरिया डालना नहीं पड़ेगा। मतलब यूरिया डाल के जो आप नाइट्रेट की अवेलेबिलिटी पैसे देकर कराते हो, वही काम फ्री में हो सकता है यदि आप कंपोस्टिंग मैन्योर डालते हैं खेतों में तब। ऐसी कहानी है स्टूडेंट। तो ये आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछेंगे कि बेटा यूरिया का सब्स्टिट्यूट क्या है, जो पुराने समय में लोग यूज़ करते थे आजकल भूल गए हैं। तो फिर से गवर्नमेंट याद दिला रही है कि कंपोस्टिंग मैन्योर इज अ रिच सोर्स ऑफ नाइट्रेट, मतलब अल्टरनेटिव ऑफ यूरिया। सेम इसी तरह से केंचुओं द्वारा बनाई गई खाद को वर्मी कंपोस्टिंग मैन्योर कहते हैं, ये आपको मेरे से बेहतर पता है। और केंचुओं द्वारा तैयार खाद को बनाने के लिए पहले उसे कंपोस्टिंग करना पड़ता है और कंपोस्टिंग करने में 3 महीने का समय लगता है। 3 महीने के समय के बाद कंपोस्टिंग मैन्योर के ऊपर जो है केंचुए डाले जाते हैं। केंचुए 1.5 महीने तक कंपोस्टिंग मैन्योर को एज अ फूड के रूप में खाते हैं और अपनी पॉटी और अपना वेस्टेज जो निकालते हैं वही है दरअसल में वर्मी कंपोस्टिंग मैन्योर। वर्मी कंपोस्टिंग मैन्योर को बनाने में लगभग 5 महीने लगते हैं। कंपोस्टिंग मैन्योर 3 महीने में बन जाती है। जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है वर्मी कंपोस्टिंग मैन्योर को बनाने में, वो लगभग 1.5 महीने, तो वो केंचुओं की, एनालिड्स की एक्टिविटी होती है। तो यदि आप वर्मी कंपोस्टिंग मैन्योर को खेतों में डालते हो, मैं यहां लिख दे रहा हूं, यदि आप वर्मी कंपोस्टिंग खाद को खेतों में डालते हो तो वो ये चीज अवेलेबल कराती है, फॉस्फेट। और यही चीज पैसे दे के आप कराते हो डीएपी से। डीएपी को जो आप खेतों में डालते हो तो डीएपी भी ये चीज अवेलेबल कराती है, फॉस्फेट। लेकिन डीएपी के ज़्यादा यूज़ से फॉस्फेट ज़्यादा आता है, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज़ करता है, स्पेशली बागवानी वाली फसलों को। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग बागवानी का काम करते हैं या जो
ये हॉर्टिकल्चर का काम करते हैं, फ्लोरिकल्चर का काम करते हैं, पोमोलॉजी में काम करते हैं, मतलब सब्जी उगाते हैं, फल उगाते हैं, वृक्ष उगाते हैं, हॉर्टिकल्चर करते हैं, बागवानी, वो लोगों में ज़्यादा डिमांड रहती है वर्मी कंपोस्टिंग मैन्योर की, क्योंकि वर्मी कंपोस्टिंग मैन्योर क्या अवेलेबल कराता है? फॉस्फेट। कंपोस्टिंग मैन्योर क्या अवेलेबल कराता है? नाइट्रेट। कंपोस्टिंग मैन्योर किसका विकल्प है? यूरिया का। वर्मी कंपोस्टिंग किसका विकल्प है? डीएपी का। ये ध्यान रखना है सब आपको। और लास्ट में ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में कुछ नहीं करना, ये कुछ पौधों के नाम दिए हैं आपको, ये याद रखने हैं। सनई हो गया, ढेंचा हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, कहानी खत्म हो गई। ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास मास बहुत ज़्यादा होता है, इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो हमको कुछ नहीं करना, बस बरसात होने के, जैसी बरसात होने को हमको समझ में आ रही है कि बरसात अगले महीने होगी, तो ठीक बरसात से 1 महीने पहले किसान अपने खेतों में पहुंचता है, खेतों में प्लाऊ करता है, एक उभार बन जाता है, मतलब एक गड्ढा सा बन जाता है, उसी गड्ढे में सनई, ढेंचा, उड़द, मूंग को दफना दिया जाता है, ऊपर से मिट्टी ढक दी जाती है और बस हो गया। कुछ समय में जो अंदर दफन ये फसलें हैं ये सड़ती हैं, और जैसे कि प्लांट है, तो प्लांट जब सड़ेंगे तो प्लांट अपने अंदर से मिट्टी में क्या मिलाएंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। जो प्लांट्स के पास है वही सॉइल में अपने आप बिखर जाएगा, सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। इसे कहते हैं हरी खाद। तो हरी खाद वे हैं जिनको मिट्टी में दफनाकर, सड़ाकर दरअसल में बनाया जाता है, और ये बहुत जल्दी सड़ भी जाती हैं। तो चूंकि पेड़ पौधों को सड़ाकर बनाई जाती है मिट्टी में, इसलिए इनको ग्रीन मैन्योर, हरी खाद कहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधा हरा होता है उसी समय दफना दिया जाता है, और पौधा जल्दी सड़ भी जाता है, गल भी जाता है, और जब अपने अंदर होगा वो सॉइल में बिखेर भी देता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जैविक खेती में जैविक खाद का बड़ा महत्व है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक मैन्योर का बड़ा महत्व है। और ऑर्गेनिक मैन्योर की 3 कैटेगरी हैं, जैव उर्वरक की 3 कैटेगरी हैं। पहला कंपोस्टिंग, दूसरा वर्मिंग कंपोस्टिंग, तीसरा ग्रीन मैन्योर। ध्यान रखिएगा ये चीज। ऐसी खेती जिसके लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, या ऐसी फसलें जिनके लिए पानी की अधिकता होगी तभी वो फसलें हो पाएंगी, और ऐसी फसलों में नाम आता है स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ धान का, क्योंकि धान को चाहिए पानी बहुत ज़्यादा, जैसा कि आप इमेज देख रहे हैं, है ना। तो दरअसल में ऐसी फसलें, जैसी फसलें में एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, धान या राइस, जो पानी की ज़्यादा मात्रा मांगे या वाटर रिसोर्सेस ज़्यादा होने चाहिए जब आप इन क्रॉप्स को ग्रो अप करते हैं, स्पेशली राइस। तो राइस की फार्मिंग वेटलैंड फार्मिंग में आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चावल इनमें से किस प्रकार की खेती के उदाहरण में सर्वयुक्त सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और ऐसी खेती जिसमें यदि आपको फसलों को उपजाना हो, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं पानी की एक बूंद नहीं दिख रही है आपको, और पानी की एक बूंद नहीं दिख रही, तो ऐसा मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपको दिखता होगा कि पानी की बहुत कम मात्रा, यहाँ बहुत कम मात्रा और यहाँ बहुत कम मात्रा है, और ये दोनों के दोनों ये हैं स्टूडेंट। इसके बावजूद भी जिन मिट्टी में पानी की बहुत कम मात्रा है वहां पर भी कुछ हो चाहे ना हो, याद रखिएगा ये चीज बहुत अच्छे से होती है। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में भी मिलेट, जो फ्यूचर फ्यूल है, या फ्यूचर फूड है, या सुपर फूड है, या देवताओं का अनाज है ना, जिसको श्री अन्न कहते हैं। याद रखिएगा मोटे अनाज की सबसे पहली खूबी है कि कम पानी वाली परिस्थितियों में भी हो जाता है, और हिंदुस्तान में जलवायु परिवर्तन की वजह से पानी की वैसे ही कमी है। क्या होगा स्टूडेंट इसमें, बताइए जरा जल्दी से। तो पानी की कमी है, ऐसे कंडीशंस में भी जो फसलें ग्रो अप होती हैं, जिसमें नंबर 1 पे है मिलेट, नंबर 1 पे मोटा अनाज, ये कहलाता है ड्राई लैंड फार्मिंग। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ड्राई लैंड फार्मिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, आंसर है मिलेट, मोटा अनाज। उसके बाद फिर आप गाते रहो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स, ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट, पल्स प्रोड्यूसिंग प्लांट, वो सब बकवास, मेन है मिलेट।
नरेंद्र मोदी जी ने भी मिलेट की तारीफ सिर्फ इसलिए की है क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से जब ट्रेडिशनल क्रॉप दम दम तोड़ती दिख रही हैं, उनका प्रोडक्शन कम से कम दिख रहा है, वहीं ये जो अनाज है, ये मिलेट जो है, मोटा अनाज जो है, ये कम पानी वाले एरिया में भी बेहतर प्रोडक्टिविटी दिखा रहा है। याद रखिएगा। इसलिए सभी देश के किसानों से अपील की जा रही है कि आप क्या करिए, अगर खाद्यान्न फसलों में घाटा आ रहा है आपको, तो आप इस तरह के मिलेट को उगाइए, ज्वार, बाजरा, रागी, है ना, इस तरह की चीज़ों को। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जरा आज आप नेट खोल के देखिएगा या अपने नॉलेज को निकाल के देखिएगा, ज्वार, बाजरा, मक्का, मतलब ज़्यादातर मिलेट आपको रबी में दिखाई देती हैं, खरीफ में दिखाई देती हैं, कि नगदी फसलों में, कैश क्रॉप में या जायद फसलों में दिखाई देती हैं। ये प्रीलिम्स, मतलब ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम का कि मिलेट इनमें से किस क्रॉप डिवीजन में आता है, ए रबी, बी खरीफ, सी कैश क्रॉप या डी जायद। व्हाट इज द राइट आंसर? किस में आता है ये? ज्यादातर नंबर ऑफ, नहीं संजय बेटा जी, मोटा अनाज के ज्यादातर एग्जाम्पल फिर से एक बार चेक करना, किस में मिलते हैं देखने को, खरीफ की फसलों में। इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही, खरीफ, एग्जैक्टली राइट आंसर। एक आध आपको देखने को मिल जाएंगे, एक आध आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द नंबर, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, खरीफ। और लीजिए, यहां हमारा ये टॉपिक क्लोज हुआ स्टूडेंट, कि ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या होती है। देखिए कितने टाइप की खेती पढ़ी हमने, एक आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड, फिर एक ड्राई लैंड पढ़ी, शुष्क, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ी, फिर पंचगव्य पढ़ी, जीवामृत पढ़ा, फसल चक्रण पढ़ा, फिर मिक्स्ड फार्मिंग पढ़ी, फिर टेरेस फार्मिंग, झूम खेती, वाणिज्यिक, ये वाली नहीं आती, ये बिल्कुल भी नहीं आती, किसमें, ये ट्रेडिशनल में नहीं आती स्टूडेंट, परंपरागत में नहीं आती। ये शुरुआत से हम यूज कर रहे हैं इसका, हमारे दादा परदादा इसी को लेकर पले बड़े और हम लोगों को आगे ले पाए। ये हैं स्टूडेंट, इनको आपको, मतलब आज हमने ये सेगमेंट कंप्लीट किया स्टूडेंट, कि एग्रीकल्चर के टाइप में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम या ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर फार्मिंग कंप्लीट करी हमने। ठीक है, चलिए, तो अब बारी है, जब मैं आपसे मिलूंगा तो इस पे मिलूंगा, अब मैं इस पे मेरी बातें होंगी आपसे, मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम में कौन कौन सी मेथड आती है, अब इस पे हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। सिलेबस गो थ्रू जरूर रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, एमपीपीएससी ने मेंस में, अच्छा एक बात, आप में जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं सुनिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पेपर हुआ है एमपी का, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर ने पेपर लिया है एमपी का, जरा आप क्वेश्चनों का लेवल देखिएगा। बहुत से स्टूडेंट जो मेरे से कह रहे थे सर हम एमपी तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, एमपी के जो क्वेश्चन अभी आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, जो एमपीपीएससी ने ही लिए हैं, आयोग ने लिए हैं, लोग टिकनी 20 से ज़्यादा नहीं हो पा रहे सॉल्व। तो भाई जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, जितने लोग भी मेरी बात सुन पा रहे हो, आप सब छोड़ो छाड़ो ये, मतलब सुबह के टाइम पे आप यदि एमपी पढ़ रहे हो तो शाम के टाइम पे आप इसको पढ़ते चलो, मतलब एमपी को ज़्यादा टाइम दो। अभी हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब, और हिंदी ग्रंथ अकादमी से लगभग 4000 क्वेश्चन उसमें हैं जो पूछे गए असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी, एज इट इज लाइन टू लाइन। तो आप प्लीज एमपी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि वैकेंसी तो आज नहीं तो कल तो आनी आनी है। और आपने देखा इतना हल्ला हो चुका है, नोटिफिकेशन कैंसिल हो तो गवर्नमेंट की मजबूरी है कि वो वैकेंसी को आगे देगा ही देगा, भले 1 महीने लेट करके दे, लेकिन दिसंबर में एग्जाम तो अभी उसने नहीं बताया ना कि हम कैंसिल कर रहे हैं। तो आप तो बिलीव करिए, इसी चीज़ को मान के आप एमपी स्ट्रॉन्ग करते चलिए प्लीज़। और असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने, और अगर आपको लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर नहीं तो नेट पर डला हुआ है, जरा आप लेवल चेक कर लीजिए कि क्या आप उस लेवल पर हैं, नहीं है तो आप अभी बिल्कुल छोड़ के एमपी प्रिपेयर करिए। तो आप अपने दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए स्टूडेंट, सुबह एमपी पढ़िए, शाम को आप ये सब्जेक्ट पढ़िए, और आप देखेंगे 1 महीने में आपका एमपी भी बहुत हद तक तैयार हो गया और ये भी बहुत तक तैयार हो गया, और लगभग लगभग जैसी बरसात आएगी आपको नोटिफिकेशन की गूंज भी मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कीजिए स्टूडेंट, किसी के कहने पर मत जाइए। और ऐसा है, वैकेंसियों का दौर जो है वो आना है या नहीं आना है वो अपन भी नहीं बोल सकते,
है ना, क्योंकि आप भी फ्यूचर नहीं देख सकते, मैं भी फ्यूचर नहीं देख सकते, हम सब इंसान हैं, उम्मीद पे कायम है, दुनिया उम्मीद पे कायम है, मैं और आप भी कायम है। लेकिन हमारे जो ड्रॉबैक हैं, लूप होल्स हैं, हम उनको फिलअप कर लें। प्लीज़ असिस्टेंट प्रोफेसर का आज ही पेपर देखिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा यार एमपी प्रिपरेशन करनी चाहिए हमें, अभी अभी हम वीक हैं थोड़ी सी एमपी में, तो एमपी पढ़िए, और ये चीज़ तो आपकी चली रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सिलेबस में लाइन टू लाइन चल रहे हैं हम, इसका एडवांटेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो मेंस हुआ है एमपीपीएससी ने लिया था अभी, फिर उसके बाद प्रीलिम्स लिया, आपने देखा होगा बिल्कुल सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे उन्होंने। तो ये एमपीपीएससी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है हम लोगों के लिए, कि जो सिलेबस में है उसी से क्वेश्चन पूछेंगे, तो अपने लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। नेट पर डला हुआ है ना संजय, नेट पर डला हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर रिसेंट पेपर, ऐसा डालना, या एमपी रिसेंट पेपर, मिल जाएगा कोई ना कोई। अब मैं यहाँ से मंच से नहीं बता सकता कि वो कौन सा चैनल है ना थोड़ा देख लेना उसको, अभी रिसेंटली में ही हुआ पेपर। प्लीज़ मेरा आपसे कहना है, आप अपने दिन को 2 पार्ट में बांट लो। सुबह मतलब जब आप उठते हैं तो 2 बजे तक एमपी को तैयार करिए, घूंट डालिए एमपी को, और फिर 2 बजे के बाद में जो समय बाकी मिल रहा है, 2 बजे से रात 10 जब तक आप सो नहीं रहे हैं, उसमें आप अपना ये ट्रेडिशनल वाला या जो परंपरागत सब्जेक्ट है उसको पढ़ लीजिए। प्लीज़ पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी पोस्ट है एफएसओ, पावर भी है और पैसा भी है, दोनों मिलेगा। बस आपको करना क्या है, मैंने वही बताया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन सही करने हैं एमपी में, और 70 प्लस क्वेश्चन सही करने पेपर 2 में। तो 35 और 70 दोनों दिमाग में रखिए स्टूडेंट, पहले पेपर में 35, दूसरे में 70, आपने कर लिया, पोस्ट आपकी है। लेकिन इतना करने के पीछे आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो एटलीस्ट अभी टाइम है, आप प्लीज़ एमपी पढ़ लीजिए, बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना, ठीक है? चलो।